हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने प्रेसी पर बात करते समय ये बताया था कि कैसे किन किन चीज़ों को हटा दिया जाता है प्रेसी बनाते समय, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये आपने देखा पिछले लेक्चर में। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसमें आपने देखा, मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि आप एग्जाम्पल्स को हटा देते हैं, आप केस इन पोजीशन को हटा देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? आप एक वर्ड को किसी वर्ड को सपोर्ट करने के लिए अगर दूसरा वर्ड है तो उस दूसरे वाले वर्ड को भी आप हटा देते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने देखी, लेकिन ये होगा कैसे ये आपने नहीं देखा था, छोटा छोटा देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे चल करके यानी लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम फ्रेजेस का प्रेसी कैसे बनाएंगे। फिर हमने कहा कि क्लॉजेस की प्रेसी कैसे बनाएंगे, और फिर सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाएंगे, और फाइनली पैराग्राफ की प्रेसी कैसे बनाएंगे, ये हमको देखना था। ये हमारे टारगेट में है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम देखेंगे कि फाइनली हम पैराग्राफ की प्रेसी बना लेंगे, तो इसका मतलब हमको प्रेसी बनानी आ गई। हालांकि बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसमें देखेंगे फ्रेजेस की प्रेसी कैसे बनाते हैं, तो आप देखेंगे कैसे वर्ड्स, ढेर सारे वर्ड्स हट करके एक वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिमट जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इन सब बातों को हम लोग देखते हैं आज। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी फ्रेज की प्रेसी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा। ही वॉज, नंबर 1 देखिए, ही वॉज चार्ज्ड विद having carried on a trade. He was charged with having carried on a trade in contraband goods. अब यहां पे अगर आप ये तो पहले ये कैसे पता लगाएंगे कोई चीज फ्रेज कैसे है, तो फ्रेज की डेफिनेशन होती है कि उसमें कोई वर्ब नहीं होती है। देयर इज नो वर्ब इन अ फ्रेज। तो फ्रेज की वर्ब नहीं होती तो आप इस सेंटेंस में से फ्रेज निकालेंगे, तो वो सेंटेंस में से फ्रेज कुछ ऐसे निकलेगा। यहां तक ये है वर्ब, वॉच चार्ज पैसिव वर्ब है ये, यहां तक ये सब्जेक्ट हो गया, इसका इतना हो गया। तो आपका एक्चुअल में निकला ये पूरा का पूरा फ्रेज, ये फ्रेज विद हैविंग कैरिड ऑन अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स। मतलब कोई पर्सन है जिसके ऊपर आरोप लगा, चार्ज उस पर किया गया, उसके ऊपर आरोप लगा कि वो तमाम ऐसे ट्रेड को कैरी ऑन करता है, ऐसे व्यापार को कैरी ऑन करता है जो ऐसे गुड्स को वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजता है जिसकी कोई लीगलिटी नहीं है। तो लीगल चीजों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने के लिए कहते हैं ये अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स, अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स। अब आप इन सारे वर्ड्स को हटा करके टू कैरी ऑन अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स को अगर हम कह दें कि मतलब आपको किसी चीज का लाइसेंस नहीं है, किसी चीज की परमिशन नहीं है, आप उस चीज को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति, ऐसे वर्क को, ऐसे एक्शन को कहते हैं स्मगल। क्या कहते हैं? स्मगल। तो आप पूरे के पूरे इसको हटा करके इस कैरी ऑन अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स को रिप्लेस करके आप एक वर्ड में समेट सकते हैं, इस पूरे फ्रेज को हटा करके समेट सकते हैं और ये बन जाएगा स्मगल। तो स्मगलिंग हो जाता है, स्मगल करना मतलब स्मगलिंग। अब आप देखिए आपके सामने ये उपलब्ध है पहले से ही ये सेंटेंस ही, वो चार्ज विद, आप इसको यहां जोड़ दीजिए, ही वॉज चार्ज विद स्मगलिंग। ये आपका प्रेसी बन गया। देखिए कितने वर्ड्स आपने काट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 9 वर्ड को हटा करके फ्रेज को आपने काटा तो उसको एक वर्ड में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब एक वर्ड में कंप्रेस हो गया तो ये कंप्रेशन स्मगलिंग आया इतने इतने का। तो ये कितना इजी हुआ कि आप प्रेसी को इस तरह से बनाते हैं, यानी उसको संकुचित करते हैं। He was charged with having carried on a trade in contraband goods का मतलब he was charged with smuggling। एक और सेंटेंस में फ्रेज को निकालते हैं। ये समझ गए या फिर से लिखो इसको? He was charged with smuggling। आप अगर इसको हटा दें, अगर दिक्कत हो तो समझ गए होंगे आप ऐसे लिख सकते हैं, he was charged with स्मगलिंग। ये आपकी प्रेसी बनी इस पूरे फ्रेज को विद हैविंग कैरिड ऑन अ ट्रेड इन कंट्राबैंड गुड्स को आपने समेट करके किस में कर दिया? स्मगलिंग में। तो ये सेंटेंस आपकी फ्रेजी में कन्वर्ट हो गई। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं। नंबर 2 होगा ये। He received a letter that carried neither the name nor the address of the writer। अब देखिए, he received a letter that carried neither the name nor the address of the writer। यानी कोई बंदा है जिसने एक लेटर को रिसीव किया, उस लेटर में ना ही लिखने वाले का कोई पता था ना उसका नाम था। तो इसका मतलब ऐसे तमाम सारे शब्दों को हटा करके कैरी नाइदर द नेम नॉर द एड्रेस ऑफ अ राइटर का मतलब एक ऐसा राइटर था जिसका ना तो नाम था और ना ही उसका पता था। तो इसका मतलब वो अज्ञात था। तो आप लिख सकते हैं, फिर यहीं से आप निकालेंगे ही रिसीव्ड अ लेटर। आप यहां से फिर निकाल लीजिए रिसीव्ड अ लेटर। आप यहां से पूरे को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां हटा करके यहां ले आ सकते हैं। रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम एन एनोनिमस और इसको छोटा करना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। ये लीजिए, ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। उसने एक ऐसा लेटर प्राप्त किया जिसमें लिखने वाले का न पता था न नाम था। तो जिसमें लिखने वाले का पता और नाम नहीं होता उसको क्या कहते हैं? एनोनिमस। तो आपने यहां से निकाला ही रिसीव्ड अ लेटर, ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, यानी ये भी हट जाएगा। आप यहां से भी इसको हटा देंगे, यहां से बल्कि इसको आप यहां से ले आएंगे, ही रिसीव्ड ये ले आएंगे। ये देखिए, ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर। और आपका कितना कटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 शब्दों को काट के आपने 3 शब्दों में समेटा। है ना इंपॉर्टेंट बात? ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप 13 वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके आप कितने वर्ड्स में कर रहे हैं? आप कर रहे हैं इसको 3 शब्दों में। तो ये है आपकी प्रेसी राइटिंग। कितनी शानदार तरीके से आप इसको बना रहे हैं। एक और देखिए, तीसरा नंबर देखिए, द
speaker was asked to make a speech on the spur of the moment. The speaker was asked to make a speech on the spur of the moment. मतलब on the to ask someone to make a speech, to ask someone to speak something without any preparation at random. आप किसी को at random कहें कि चलो भाई ठीक है आप आइए बोलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे स्पीच होगी, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच. क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोरेनियस. एक्सटेम्पर स्पीच जब कोई बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि ही इज स्पीकिंग, ही इज मेकिंग अ स्पीच, ही इज डिलीवरिंग हिज स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन. तो आप बन गया आपका ये कि ही द स्पीकर वाज आस्क्ड टू मेक. आप इसको देखिए कितना सरल सा बन गया. द स्पीकर वाज आस्क्ड to make a extemper speech. ये देखिए कितने वर्ड्स इसमें कटे, इसमें भी काफी कट गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 words are there in a sentence. So the speaker, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 words. 13 5 कट गए, 5 वर्ड्स आपने काट दिए. तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आप इसको प्रेसी को बना सकते हैं. एक और सेंटेंस देख लीजिए. ये नंबर होगा 4. The sight was such as created in him a strong feeling of repugnance. Repugnance means होता है disgust. अब देखिए क्या है यहां पे है कि the sight was such as created in him a strong feeling of repugnance. मतलब ये कि इस बंदे ने, ये कोई था, हिम जो है ही, उसने कोई दृश्य देखा होगा, कोई चीज उसने देखी होगी, उस दृश्य ने उसके दिमाग में पता नहीं कैसी डिस्गस्ट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट भर दिया, रिप्यूनेंस फीलिंग ऑफ रिप्यूनेंस भर दिया. डिस्गस्टिंग मतलब बहुत अजीबोगरीब तरह की फीलिंग उसके मन में आ गई. तो अब यहां पे आप इसकी प्रेसी बनाएंगे. क्रिएटेड इन हिम अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिप्यूनेंस को कैसे करेंगे? इसके लिए एक वर्ड, पूरे के लिए एक वर्ड है, ये पूरे के लिए सच एज क्रिएटेड इन हिम, ये पूरा यहां से क्रिएटेड इन हिम अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिप्यूनेंस. डिस्गस्ट तो इसमें है नहीं, तो मैंने ऐसे आपको मीनिंग बता दी बराबर. ये उसका हिस्सा नहीं है, ये इसका मतलब ये होता है, इसलिए इसको हमने यहां लिख दिया आपको समझाने के लिए कि इसका मीनिंग. वैसे ये नहीं है, चलिए इसको हम हटा भी देते हैं. ये है
इतने को कहते हैं, एक इस पूरे को आप एक वर्ड में कर सकते हैं, रिपेल। किस में कर सकते हैं? रिपेल में। रिपेल का मतलब होता है टू मेक समवन फील डिसगस्टिंग। टू रिपेल का मतलब होता है टू मेक समवन फील डिसगस्टिंग, मतलब कोई ऐसी दृश्य, कोई ऐसी चीज जिसको देख करके सामने वाला डिसगस्टिंग फील करे, उसको कहते हैं रिपेल। वैसे ऐसे और वर्ड्स हैं, डिस्पेल है, डिस्पेल है, एक्सपेल है। अब ये वर्ड जो है ना, एक्सपेल, डिस्पेल, ये वर्ड्स हैं, रिपेल, एक्सपेल, डिस्पेल, ये वर्ड्स हैं जो आपको मतलब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, हालांकि सबका अलग अलग मीनिंग है। तो यहां पे ये और भी वर्ड्स हैं, लेकिन हमें देखना है रिपेल को। तो रिपेल का मतलब होता है, रिपेल का मतलब होता है यही, टू मेक समवन फील डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट फील करा देना, उसे कहते हैं। तो आप इसमें अगर पूरे को करेंगे, अच्छा ये सारा कार्य किया किसने? इस सारे कार्य को किसने किया? जो जिसने ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिप्यूनेंस जिसने क्रिएट किया, वो है साइट। तो आप सेंटेंस आपको बन जाएगा, द साइट, एकदम छोटा सा, रिपेल्ड हिम। ये देखिए आपने कितना ज्यादा काट डाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 words are there, and you have compressed the sentence of a 13 words into 1 2 3 4 words. आपने 4 शब्दों के सेंटेंस में 13 शब्दों के सेंटेंस को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये क्या है? ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है शब्दों की जादूगरी है। आप जितना ज्यादा पढ़े, इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, चुटकुले पढ़िए, जोक्स पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कहानियां पढ़िए, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, थ्रिल वाली कहानियां पढ़िए, है ना, रोमांचकारी कहानियां पढ़िए, जो आपको लगे, रोमांटिक कहानियां पढ़िए, पोएट्री पढ़िए, जो आपको पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये सब चीजें पढ़िए, तभी चीजें, भाषा आती है। ये एक्चुअली आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। ये यूपीएससी हो, चाहे पीसीएसजे हो, चाहे सीपीएफ की परीक्षा हो, उसमें इन सब का ये टेस्ट भाषा का होता है। तो ये आपने देखा, और आप देख सकते हैं एक और सेंटेंस देखिए, जिसमें हम इसको लपेटेंगे, कम करेंगे। देखिए, नेपोलियन was an expert in the art of so disposing his troops. He was disposing his troops as to impose upon the enemy, impose upon the enemy the conditions of fight that he himself preferred. अब ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके आप इसकी प्रेसी बनाएंगे। Napoleon was an expert in the art of so disposing his troops as to impose upon the enemy the conditions of fight that he himself preferred. मतलब इसका यह हुआ कि नेपोलियन, नाम आपने सुना होगा नेपोलियन का,
तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। किस चीज का विशेषज्ञ था? उस कला का जिसमें वो अपने ट्रूप्स को ऐसे छितरा देता था, ऐसे डिस्पर्स कर देता था, डिस्पोज कर देता था कि जिससे कि वो मजबूर कर देता था दुश्मनों को, ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता था, दुश्मनों अपने ट्रूप्स को ऐसे बिखेर करके दुश्मनों के ऊपर इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर देता था जिससे कि वो हक्का बक्का रह जाते थे और वो लड़ने के लिए मजबूर, अपने हिसाब से फाइट को, अपने जैसे मतलब अपने हिसाब से फाइट को वो युद्ध को लड़ता था। तो जब अपने हिसाब से लड़ता था तो उसके हिसाब से जहां जहां जिन चीजों को सेट करता था उसके हिसाब से चीजें हो जाती थी और वो हैरान, वॉन्डर स्ट्रक हो जाता था। कौन? वो ट्रांस मतलब जो दुश्मन है वो वॉन्डर स्ट्रक हो जाता था, वो हैरान हो जाता था। तो ये जो है और ये उसको वो प्रेफर करता था, मतलब ऐसी लड़ाई लड़ने का वो ऐसे प्रेफर करता था। अब आप इसमें क्या बनाएंगे बताइए? नेपोलियन कैसा था फिर? मतलब अगर इसको सबको देखें कि मतलब वो इस सब में वो कौन सा कार्य कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? तो अगर आप देखें तो इसमें वो काम कर रहा है, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, वो रणनीति बनाता है, युद्ध की रणनीति तैयार करता है। तो वो कैसा था? वो एक एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिस्ट था, बस इतनी सी बात है कि मतलब एक बेहतरीन, एक विशेषज्ञ रणनीतिकार था, यही तो कहेंगे ना। इतना सारा लंबा चौड़ा भाषण। Napoleon was an expert in the art of so disposing his troops as to impose upon the enemy the condition of fight that he himself preferred. इतने सब का मतलब ये हुआ कि he prepared the strategy according to his wish. तो मतलब वो he was expert in strategy. तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए, नेपोलियन was an expert strategist. बस इतनी सी बात है। आपने 1 2 3 4 5 वर्ड्स, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपने 26 वर्डेड सेंटेंस को, 26 वर्ड के सेंटेंस को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके 4 शब्दों का एक सेंटेंस बना दिया। यह है समझ। तो जब आप इसको समझने लगते हैं, जब इस पर अभ्यास करने लगते हैं, इस पर प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। नेपोलियन वॉज एन एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिस्ट। तो ये आपका फ्रेज का, ये आपने जो देखा, ये एक फ्रेज का प्रेसी था। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्लॉजेस की प्रेसी कैसे बनाएंगे। क्लॉज तो समझ रहे हैं ना? अब आपको अगर फ्रेज और क्लॉज भी नहीं समझ में तो आप वीडियोस देखते रहिए, आपको हम फ्रेज और क्लॉज भी इस तमाम आगे के लेक्चर्स में रहेंगे, आप उनको देखिएगा, जुड़े रहिए। अब आप देखें क्लॉज की प्रेसी। क्लॉज फ्रेज का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स नो वर्ब। शब्दों का वह समूह जिसमें वर्ब नहीं होती, उसका सब्जेक्ट नहीं होता, उसका प्रेडिकेट नहीं होता, यानी वो मीनिंगफुल भी नहीं होता पूरी तरह से। वो जब किसी को ज्वाइन करेगा, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, वो किसी सेंटेंस को, किसी वर्ब को ज्वाइन करेगा, सब्जेक्ट को ज्वाइन, किसी और वर्ड को ज्वाइन करके सब्जेक्ट वर्ब वाले स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा, तब वो फ्रेज मीनिंगफुल होता है, अन्यथा वो मीनिंगफुल नहीं होता है। ये होता है फ्रेज। और क्लॉज जो होती है उसका नाम ही है, हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। मतलब ये क्लॉज जो होती है 3 होती है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये जो क्लॉजेस होती हैं, सबऑर्डिनेट नाम से ही पता चल रहा है कि वो जब तक एक कोई और मेन वाक्य नहीं लिखेंगे, मेन क्लॉज नहीं लिखेंगे, ये सबऑर्डिनेट अपना मीनिंग नहीं दे पाता है। और सब कोऑर्डिनेट का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज।
तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी बल्कि अब बराबर की हैसियत रखेगी। तो आइए देखिए क्लॉज, मतलब लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो अपना मीनिंग पूरी तरह से तब तक नहीं दे पाएगी जब तक वो किसी और को ज्वाइन नहीं करती है। तो उसको ज्वाइन कराना है किसी सेंटेंस को, तो ये होती है क्लॉज। तो आइए क्लॉज की डेफिनेशन पहले सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में क्लॉज को। नंबर 1 देखिए, दो he was a good worker, yet he was over scrupulous about minute details, about minute details, है ना। अब यहां पे देखिए क्या है, दो ही वॉज अ गुड वर्कर, मतलब एक अच्छा काम करने वाला था, वर्कर अच्छा था, ही वॉज अ गुड वर्कर, येट ही वॉज ओवर स्क्रूपुलस अबाउट मिनट डिटेल्स। अब यहां पर समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो एक एक मिनट का हिसाब रखता है कि ठीक है हम काम तो करेंगे, लेकिन भाई बस अगर 9 से 4 का मतलब ये हुआ कि 9:04 से 9:04 से 1 मिनट ज्यादा 2 मिनट ज्यादा नहीं होगा, मैं तुरंत अपने ऑफिस को छोड़ दूंगा। एक एक मिनट के हिसाब रखने वाले को कहते हैं क्या, ओवर स्क्रूपुलस अबाउट डिटेल्स। मिनट किसी चीज का डिटेल करने में, किसी चीज का डिटेल रखने में उसको कहते हैं स्क्रूपुलस। तो स्क्रूपुलस को एक और वर्ड होता है, अगर हम इसको सबको समेट करके करें तो हमको ले आएंगे हम इसी का सिनोनिम, जो इसको ढेर सारे को लपेट करके अबाउट मिनट डिटेल इन सबको अपने में समाहित किए हुए है, वो है मेटिकुलस। क्या कहेंगे उसको, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब ही होता है, मेटिकुलस मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। इसमें ये सब कुछ जो मतलब ये डिटेलिंग करने वाली जो प्रवृत्ति है वो इसमें शामिल होती है, इसलिए इतने सबको लपेट करके आप एक वर्ड में मतलब इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये मेटिकुलस। तो आप लिख सकते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट, दो ही वॉज अ गुड वर्कर येट अ मेटिकुलस। आप लिख लीजिए, मैं इसी को मिटा देता हूं, समय बच जाएगा। येट अ मेटिकुलस, या ऐसा ठीक नहीं रहा बताइए। अगर ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो मैं फिर से लिखूं इसको। Though he was a good worker, yet he was over scrupulous. He was over scrupulous about the minute details। मुझे फिर से लिखना पड़ा, इसको आप कह सकते हैं कि यहां से लिख लीजिए, दो he was a great worker yet a meticulous। जैसे ही आप कहते हैं मेटिकुलस तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ये वाली पूरी बात उसमें शामिल हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये आप पूरी क्लॉज का, दो ही वॉज गुड वर्कर। अब आप देखिए क्लॉज कहां है, क्लॉज है येट से, यहां से इस पूरे को
इस पूरे को आपने कंप्रेस कर दिया इतने को. येट ही वॉज ओवर स्क्रूपुलस अबाउट द मिनट डिटेल्स को आपने कंप्रेस कर दिया येट के साथ सिर्फ अमेटिकुलस में. एक पूरे सेंटेंस को आपने कंप्रेस करके एक वर्ड में डाल दिया अमेटिकुलस, क्योंकि यहां तक तो ये हिस्सा है ही, ये वाला हिस्सा तो यहां लिखा है ही वॉज अ गुड वर्कर, येट यहां तक लिखा हुआ है. अब आपने ही वॉज ओवर स्क्रूपुलस अबाउट द मिनट डिटेल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके कहां डाल दिया, मेटिकुलस में, तो आपका प्रेसी बन गया. इस तरह से प्रेसी अच्छे नंबर दिलाती है, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटता है अगर इस तरह की चीजें लिखते हैं, और एग्जामिनर भी खुश हो जाता है. उसको भी उम्मीद रहती है कि जब आप कोई चीज लिखें तो सामने वाला उसको लगे कि हाँ सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेहनत किया है इसने. एक और सेंटेंस देखिए जिसमें क्लॉज की प्रेसी हम लोग बनाएंगे. आई नेवर फाउंड हिम, नंबर 2, आई नेवर फाउंड हिम सेल्फ sacrificing. He always worked merely for money or material reward. अब बताइए, देखिए यहां पे ये सेंटेंस यहां से यहां तक है. आई नेवर फाउंड हिम सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब वो अपने को सेक्रीफाइस कभी नहीं किया, उसने कभी नहीं सोचा कि हम अपने आप को सेक्रीफाइस करके आगे कोई काम करेंगे, नहीं, बल्कि उसका काम करने का तरीका क्या था, ही वॉज, यहां पे वॉज लगेगा, नहीं सॉरी, ही ऑलवेज वर्कड, ठीक है, ही ऑलवेज वर्कड मियरली फॉर मनी और मटेरियल रिवॉर्ड. अब यहां पे ये उसका गुण है, ये उसकी क्वालिटी है, ये इस क्वालिटी को अगर कोई बंदा उसको पैसा दे दो, उससे कुछ भी करा लो, तो पैसा लेकर के काम करने वाले बहुत सारे आतंकवादी भी हैं जो पैसा लेकर के मर जाते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं. तो पैसा लेकर के काम करने वाले व्यक्ति को एक वर्ड में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कन्फाइन कर सकते हैं, और वो उसको कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करे, मटेरियल रिवॉर्ड के लिए काम करे, उस व्यक्ति को एक वर्ड में कहते हैं मर्सनरी. क्या कहते हैं, मर्सनरी, उसको कहते हैं मर्सनरी. क्या कहते हैं, मर्सनरी. समझ गए. तो जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है उस व्यक्ति को मर्सनरी कहते हैं. वो अपने को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, पैसा पाएगा तो जहां उसको ले जाना हो ले जाइए, उसको कहते हैं मर्सनरी. तो आपका बन गया, पूरा बन गया, एक वर्ड में आपने पूरे क्लॉज को खींच दिया. ही ऑलवेज वर्क फॉर मनी और मटेरियल रिवॉर्ड को, मतलब आपने समेट करके एक वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और ये क्या बना, मर्सनरी. तो आप लिख सकते हैं, पूरा इसको लिखना पड़ेगा, आई नेवर फाउंड हिम सेल्फ sacrificing I never found him self-sacrificing. I never found him self-sacrificing, but a mercenary.
मैंने उसको कभी पाया ही नहीं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बल्कि क्या था वो, हमेशा हमेशा एक मर्सेनरी था। मर्सेनरी का मतलब होता है कि द वन हु ऑलवेज वर्क फॉर मनी और मटेरियल गेन, वर्क फॉर मटेरियल गेन और मटेरियल रिवॉर्ड, दिस इज कॉल्ड, ही दिस काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड मर्सेनरी। तो आपने पूरा लपेट करके इसको, पूरे क्लॉज को लपेट के एक वर्ड में समेट दिया और दैट्स कॉल्ड मर्सेनरी। थर्ड नंबर देखिए, everyone was warned not to enter the office unless he obtains the permission of the officer in charge। अब बताइए क्या मतलब कि एवरीवन, हर व्यक्ति को यहां पे चेतावनी दी गई थी, हर व्यक्ति को यह नसीहत दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस इंचार्ज है उसकी परमिशन के बगैर कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए। इसको कंप्रेस करिए, इसको कंप्रेस करेंगे तो कितना छोटा सा हो जाएगा कि एवरीवन वाज वार्न्ड नॉट टू एंटर द ऑफिस, मतलब इतने को आप लपेट करके कर सकते हैं कि नो एडमिशन, एडमिट नहीं हो सकते, आप एडमिट नहीं हो सकते, तो आप कर सकते हैं कि नो एडमिशन, और कह रहा है कि परमिशन के बगैर ऑफिस इंचार्ज के, तो आप लिख दीजिए विदाउट परमिशन, है ना, विदाउट परमिशन। तो आपने देखा कि एवरीवन वाज वार्न्ड नॉट टू एंटर द ऑफिस अनलेस ही ऑब्टेन्स द परमिशन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, मतलब नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, प्रैक्टिस करिए। पीछे की जो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर है वो भी बड़े काम का है, और ये लेक्चर भी आप देख ही रहे हैं कि फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट है और क्लॉज कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप अगर YouTube के हिस्ट्री में आप वो देखिए तमाम सारा, तो आप इस तरह से डिटेलिंग नहीं पाएंगे प्रेसी की, इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा आपको, और ये बड़ी हेल्पफुल है, ये डिटेल्स बड़ी हेल्पफुल है। उसमें ये हो सकता है इस तरह से आपको एक एक लाइन का, एक एक फ्रेज का, मतलब फ्रेज को अलग करके इस तरह से कोई बताता हुआ नहीं नजर आएगा। तो अगर ये काम का है, मतलब काम का तो ही है, आप इसको अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, और आप परीक्षा जो देते हैं उसमें आप अच्छे नंबर ले आइए, यही मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक और देखिए, the person who
will make unnecessary and unwarrantable intrusion upon the land is liable to be prosecuted. A person who will make unnecessary and unwarrantable intrusion upon the land is liable to be prosecuted. सेंटेंस देखा आपने? The person who will make unnecessary and unwarrantable intrusion. Intrude माने होता है, intrude वर्ब है, intrude माने होता है घुसपैठ करना, बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के, बिना किसी अथॉरिटी के किसी लैंड में प्रवेश कर जाने को कहते हैं इंट्रूड. इंट्रूड करना, उसी से बना इंट्रूजन, नाउन, घुसपैठ. आप देखते होंगे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा में बहुत रोज ऐसे इंट्रूजन्स होते हैं, और ऐसे इंट्रूड करने वाले पर्सन्स को कहते हैं इंट्रूडर्स. क्या कहते हैं? इंट्रूडर्स. इसी वर्ड का एक और सिनोनिम है इनफिल्ट्रेट. इनफिल्ट्रेट करना मतलब किसी की सीमा में बिना अथॉरिटी के घुस जाना. इनफिल्ट्रेटर्स, उनको भी घुसपैठिया ही कहते हैं. तो इनफिल्ट्रेशन, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें इनफिल्ट्रेशन, इंट्रूजन वर्ड आपको अक्सर मिलेगा, क्योंकि रोज की घटना है. तो उस अनवारंटेबल का मतलब होता है कि दैट इज नॉट वारंटेड. आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, यू हैव नो अथॉरिटी टू इंट्रूड, टू एंटर इनटू द लैंड ऑफ समबडी एल्स. आप किसी दूसरे की सीमा रेखा के अंदर बिना अथॉरिटी के प्रवेश करेंगे तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, दंडित किया जाएगा. तो वही चीज है. तो आप देखिए कि बन करके क्या बन गया ये. अच्छा, ऐसे व्यक्ति को जो एक अननेसेसरी और अनवारंटेबल इंट्रूजन करता है, उस व्यक्ति को ट्रेसपासर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रेसपासर्स. और आप आर्मी की सेना में अगर आप कहीं जाएं तो आर्मी, जहां आर्मी लैंड है वहां पे काले काले बोर्ड लगे रहते हैं, वहां पे आर्मी वाले लिख देते हैं. क्या लिखे रहते हैं? इसी की प्रेसी ही लिखे रहते हैं. क्या लिखा रहता है कि the trespassers will be prosecuted. ये लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 words have been compressed into 1 2 3 4 5 words. 17 words have been compressed into 5 words. This is the magic of pressing. This is magic of कितना मतलब अच्छी बात होती है, कितनी बढ़िया बात है कि प्रेसी वही सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए. का मतलब यह है कि आप अनावश्यक बातों को हटा के आपने सीधे सीधे बात नोटिस लगा दी भैया कि द ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. सावधान, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते. तो ये आपने देखा, ये इतने एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हैं आज की इस क्लास में. फिर मैं आपको एक और, मैं रवि शुक्ला और ब्रिटिश इंग्लिश द स्टडी टॉक्स विद रवि शुक्ला में आप इसको देख रहे हैं. और इसके बाद हम आपको अभी बताने हैं मुझे कि कैसे, ये तो क्लॉज का ये प्रेसी था. अब हम आपको आगे बताएंगे कि आप सेंटेंस का प्रेसी कैसे बनाएंगे, और फिर एक लेक्चर और लेंगे जिसमें पैराग्राफ की प्रेसी बनाएंगे. और फिर ये प्रेसी का एक शानदार एपिसोड आपका तैयार हो गया. आप इसे बार बार देखें, और आप सच में अगर सीरियस हैं यूपीएससी के लिए, पीसीएसजे के लिए, और एक और परीक्षा है सीपीएफ के लिए, तो फिर ये निश्चित आप जितने भी लोग दे रहे होंगे एग्जाम, उनसे आप बेहतर स्थिति में होंगे. तो थैंक यू वेरी मच. फिर हम आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, और तब बात करेंगे सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाई जाती है. ओके, बाय बाय.